बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ऑलरेडी यह हमने डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 5 हमें बताता है कि जो बेसिकली इनकम है वो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के केस में कैसे टैक्सेबल होगी। तो वहाँ पर हमने बेसिकली देखा था इनकम को दो तरह की कैटेगरी में रखा गया। नंबर 1 इंडियन इनकम और नंबर 2 फॉरेन इनकम। यहां पर कहा गया कि अगर जो एसएससी है, जो व्यक्ति है, वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो क्या होगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो क्या होगा, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा। तो यहां पर बेसिकली कहा गया कि जो इंडियन इनकम है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी। साथ ही फॉरेन इनकम भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी। दैट मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति जो एज पर इनकम टैक्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर वो इंडिया से बाहर बिजनेस करता है और वहाँ से इनकम अर्न करता है तो उस पर टैक्स इंडिया में देना होगा, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। उसके बाद रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में कहा गया कि अगर इंडियन इनकम है तो वो टैक्सेबल होगी इंडिया में। साथ ही जो फॉरेन इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन यहां पर एक बात कही गई कि अगर फॉरेन इनकम में कोई ऐसी इनकम है विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, बिजनेस तो बाहर किया जा रहा है लेकिन इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, तो ऐसे में यह बिजनेस इनकम भले ही फॉरेन इनकम हो लेकिन यह रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी इंडिया में। उसके अलावा कोई ऐसा प्रोफेशन which was set up in India originally, तो इंडिया में कोई प्रोफेशन सेटअप किया गया था और उसके बाद उसको एक्सपेंड किया गया, इंडिया से बाहर लेकर जाया गया और वहाँ से जो भी इनकम अर्न होगी उस पर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में इंडिया में टैक्स देना होगा। तो ये बेसिकली अगर ये दो इनकम है तो वो टैक्सेबल होगी इंडिया में। अदरवाइज इनके अलावा और कोई भी फॉरेन इनकम होगी वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद बात आई नॉट रेजिडेंट की। नॉन रेजिडेंट के केस में इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी लेकिन फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, तो उसके हाथ में तो इंडियन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है। तो ऐसे में यहाँ पर रेजिडेंट एंड बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में कोई भी कोई भी यहाँ पर स्कोप बचता नहीं है कि वो अपनी इनकम को छुपा सके, अपनी इनकम को टैक्सेबिलिटी के बाहर ले जा सके। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की या फिर नॉन रेजिडेंट की, जो नॉन रेजिडेंट है वो अपनी इनकम को क्या प्रूव करने की कोशिश करेगा, वो अपनी इनकम को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि वो एक फॉरेन इनकम है और फॉरेन इनकम होने की वजह से नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंडिया में वह इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, इसलिए वो इस पर टैक्स नहीं देगा। तो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट क्या कोशिश करेगा, अपनी इनकम को फॉरेन इनकम प्रूव करने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी अपनी इनकम को फॉरेन इनकम प्रूव करने की कोशिश करेगा ताकि उसको इंडिया में टैक्स ना देना पड़े। वो कोशिश करेगा कि उसकी जो इनकम है वो इसके दायरे में ना आए, जो फॉरेन इनकम है, क्योंकि इंडियन इनकम तो ऑलरेडी
सबके हाथ में टैक्सेबल है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। बात आती है सिर्फ फॉरेन इनकम की। फॉरेन इनकम के केस में यहां पर नॉन रेजिडेंट के पास और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के पास स्कोप है कि वो अपनी इनकम को फॉरेन इनकम बताए और उसको टैक्सेबिलिटी से बाहर ले जाए ताकि उसको इंडिया में टैक्स ना देना पड़े। तो इन्हीं चीजों को कि कोई भी नॉन रेजिडेंट, कोई भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जानबूझकर अपनी इनकम को फॉरेन इनकम ना बना सके, फॉरेन इनकम प्रूव ना कर सके, यहां पर कुछ सेक्शंस लाए गए, सेक्शन 9 और सेक्शन 9A, जिनमें बताया गया कि अगर आप यह कोशिश कर रहे हो कि जो इनकम है वो फॉरेन इनकम है, तो ऐसे केस में हम इन इनकम को क्या मान लेंगे, अक्रू और अराइज इन इंडिया, अक्रू और अराइज इन इंडिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्रू और अराइज इन इंडिया अगर एक बार प्रूव हो जाता है तो यह इंडियन इनकम बन जाती है। इंडियन इनकम कौन सी इनकम है, रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। उसी तरह अक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो यहां पर सेक्शन 9 में बेसिकली यह बताया गया कि कुछ इनकम्स को हम क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो एक बार अगर वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाती है तो वो बन जाती है इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, सबके हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। तो बेसिकली सेक्शन 7 जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी इनकम को डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। सेक्शन 8 में डिविडेंड इनकम को बताया गया है, डिविडेंड इनकम। और सेक्शन 9 में बताया गया कि कौन सी इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो अब सेक्शन 7 अगर मैं बात करूं, जब हम सैलरी हेड को डिस्कस करेंगे, इनकम अंडर द हेड सैलरी, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो सेक्शन 7 को फिलहाल के लिए हमें क्या करना होगा, पोस्टपोन करना होगा, डेफर करना होगा, आगे हम इसको समझेंगे। सेक्शन 8 जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो सेक्शन 8 को भी अभी हम फिलहाल के लिए डेफर कर रहे हैं। जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिस्कस करेंगे तब हम सेक्शन 8 को डिस्कस करेंगे। अब बात आती है सेक्शन 9 की। तो सेक्शन 9 वो केसेस कवर करता है जहां पर इनकम कौन सी मानी जाएगी, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। और आप देखेंगे कि जब हम सेक्शन 9 को डिस्कस करेंगे तो वहां पर बेसिकली नॉन रेजिडेंट्स को कवर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट जो है वो कोशिश करता है कि अपनी इनकम को फॉरेन इनकम प्रूव करे और इंडिया में टैक्स ना दे। तो इसीलिए सेक्शन 9 जब हम रीड करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर ऑलमोस्ट जो बातें की गई हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के रिगार्डिंग की गई है जो नॉन रेजिडेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमें सेक्शन 7, 8, 9 को रीड करना है। सेक्शन 7 को हम सैलरी के साथ डिस्कस करेंगे, सेक्शन 8 को हम अदर सोर्सेज के साथ डिस्कस करेंगे और सेक्शन 9 को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन 9 की, सेक्शन 9 की जो कि बात करता है इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। यहां पर कहा गया
कि all income accruing or arising from any business connection, from any property, from any asset or source of income, or from any transfer of capital asset in India. तो यहां पर कहा गया कि जितनी भी इनकम है जो अक्रू और अराइज होती है किससे, किसी बिजनेस कनेक्शन से, और वो बिजनेस कनेक्शन कहां है, इन इंडिया। जितनी भी इनकम है अक्रू अराइज होती है किसी प्रॉपर्टी से, और वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है इन इंडिया। जितनी भी इनकम अक्रू और अराइज होती है एसेट से किसी या किसी सोर्स ऑफ इनकम से, और यह एसेट या सोर्स ऑफ इनकम कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया में। या फिर इनकम अक्रू और अराइज होती है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से, और यह कैपिटल एसेट्स है इन इंडिया। तो ऐसे में ये इनकम क्या मानी जाएगी, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स है जो यूएसए में सिचुएटेड है, यूएसए में रहते हैं। मिस्टर वाई है वो भी यूएसए में ही रहते हैं। दोनों ही नॉन रेजिडेंट हैं। मिस्टर एक्स की दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है। मिस्टर एक्स की दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है, एक हाउस है इनका। जो मिस्टर एक्स है मिस्टर वाई को अपनी यह प्रॉपर्टी रेंट पर दे देते हैं, और यह जो रेंट है यह मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर एक्स को यूएसए में ही दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो नॉन रेजिडेंट हैं उनके द्वारा कोशिश की जाती थी कि वो इस रेंट को अक्रू और अराइज और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बताते थे, क्योंकि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो इंडिया से बाहर है, और मिस्टर वाई के द्वारा जो पेमेंट की जा रही है मिस्टर एक्स को वो भी इंडिया से बाहर की जा रही है। तो ऐसे में मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई के द्वारा यह कहा गया कि यह जो इनकम है यह अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसे में इस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सेक्शन 9 के द्वारा यह कहा गया कि जितनी भी इनकम है जो अक्रू और अराइज हो रही है किस वजह से, किसी प्रॉपर्टी से जो सिचुएटेड है इन इंडिया, तो ऐसे में यह इनकम क्या मानी जाएगी, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो एक बार यह अक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी तो ऐसे में यह इंडियन इनकम बन जाती है, और इंडियन इनकम नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है। मान लीजिए यूएसए है ये, और यहां पर कोई कंपनी है एबीसी, और इसने क्या किया, इंडिया के अंदर अपनी एक यहां पर ब्रांच बनाई। मान लीजिए मुंबई में ये ब्रांच इन लोगों ने बनाई, और यहां पर
मुंबई में यह जो ब्रांच बनाई, इससे जो भी इनकम अराइज होती है, तो यह जो ब्रांच है यह एक बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। और इस बिजनेस कनेक्शन का इंडिया में कनेक्शन होने की वजह से इस ब्रांच से जो भी इनकम अक्रू और अराइज होगी वह इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब मान लीजिए यूएसए में एबीसी लिमिटेड, एबीसी कंपनी जो है उसकी 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, 100 करोड़ रुपए की सेल है, और इस ब्रांच की यहां पर मुंबई में सेल है 20 करोड़ रुपए। तो ऐसे में बात आई कि जो 100 करोड़ रुपए की सेल है और यहां पर जो 20 करोड़ रुपए की सेल है, तो पूरी की पूरी जो सेल है वो कंसीडर की जाएगी या सिर्फ इस ब्रांच के द्वारा जो सेल की गई है वही कंसीडर की जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया, एक्सप्लेनेशन 1 यहां पर दी गई, एक्सप्लेनेशन 1 यहां पर दी गई और कहा गया कि अगर जो किसी बिजनेस के जो ऑपरेशंस है वो पूरे के पूरे इंडिया में नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ उतने ही ऑपरेशंस की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी जितने ऑपरेशंस इंडिया में किए जा रहे हैं। तो दैट मीन्स मान लीजिए कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो 8 करोड़ रुपए आता है, तो ऐसे में यहां पर जो प्रॉफिट इंडिया का निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, यहां पर टोटल सेल है 120 करोड़, तो यहां पर 20 करोड़ के रिगार्डिंग जितना भी प्रॉफिट निकलेगा वो आपका यहां पर टैक्सेबल होगा। तो यहां पर मान लीजिए 1.33 करोड़ रुपीस का यहां पर जो प्रॉफिट है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो यहां पर कहा गया कि इन द केस ऑफ ए बिजनेस ऑफ विच all the operations are not carried out in India, the income of business deemed under this clause to accrue or arise in India shall be only such part of the income as is reasonably attributable to the operations carried out in India। तो यहां पर जो सेल यूएसए में की गई 100 करोड़ रुपए और जो सेल मुंबई में की गई 20 करोड़ रुपए, टोटल सेल यहां पर 120 करोड़ रुपए हो जाती है और जो टोटल प्रॉफिट आता है कंपनी का वो 8 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में यह निकाला जाएगा कि इस 20 करोड़ रुपए की सेल के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट इंडिया में अक्रू अराइज होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 8 करोड़ को यहां पर इंडिया में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन 1 क्लोज ए में यह बताया गया है कि अगर किसी बिजनेस के सभी ऑपरेशंस इंडिया में कैरी आउट नहीं किए जा रहे हैं, तो सिर्फ वही ऑपरेशंस जो इंडिया में कैरी आउट किए जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो भी इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, पूरी की पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन 1 में यह बताया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि बिजनेस कनेक्शन यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिजनेस कनेक्शन यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर एक बार यह एस्टैब्लिश हो जाए कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, तो ऐसे में सेक्शन 9 अट्रैक्ट हो जाएगा और जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि नंबर 1 कौन कौन से कनेक्शन बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाएंगे। नो बिजनेस कनेक्शन। यहां पर कहा गया, मान लीजिए एक एग्जांपल के जरिए सीधा समझने की कोशिश करते हैं कि यूएसए के अंदर यहां पर मिस्टर एक्स हैं और इंडिया से ये कुछ परचेज करते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है और यहां पर इंपोर्ट हो रहा है, और मिस्टर एक्स ये जो इंपोर्ट करते हैं, जो परचेज करते हैं यूएसए में ही यहां पर सेल आउट करते हैं उसको। तो यहां पर ये सिर्फ इंडिया से परचेज कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी इंडिया के साथ नहीं की जा रही है। तो यहां पर मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है, जो कोई ऐसी
चीज़ है जो सिर्फ इंडिया में ही मिलती है तो वो क्या करते हैं, इंडिया से परचेज करते हैं और यूएसए में उसको बेच देते हैं। तो यहां पर कहा गया कि यह बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर इंडिया से परचेज करने के बाद सेल जो है वो यूएसए में की जा रही है, तो जो भी प्रॉफिट है अगर उसको इंडिया में टैक्स लगा दिया गया तो ऐसे में यह व्यक्ति इंडिया से परचेज करना बंद कर देगा और इंडिया को जो फॉरेन रेमिटेंस, जो फॉरेन करेंसी मिल रही है वो मिलनी बंद हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि कोई व्यक्ति जो सिर्फ इंडिया से परचेज कर रहा है और परचेज करने के बाद वो बाहर उसको सेल कर रहा है तो ऐसे में उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो आपकी एक्सप्लेनेशन 1 है, क्लोज बी में बताया गया है कि इन द केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू हिम through or from operations which are confined to the purchase of goods in India for the purpose of export। तो यहाँ से जो इंडिया से परचेज की जा रही है, जो एक्सपोर्ट हो रही है, तो यहाँ पर जो पर्पज़ है वो सिर्फ परचेज करना है और परचेज के लिए यह एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे में यह बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 का सी पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली कहा गया कि इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग पहले डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी यहाँ पर आए थे, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया में आते हैं, इंडिया में आते हैं और उनके साथ ही जो यूएसए से न्यूज़ एजेंसीज आती हैं और ट्रंप जी की और मोदी जी की जो मीटिंग होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कलेक्ट करती है यह न्यूज़ एजेंसी, और इस न्यूज़ को कलेक्ट करने के बाद यूएसए जाती है और इसको टेलीकास्ट करते हैं। और यह जो टेलीकास्ट है यह इंडिया में भी देखा जाता है, इंडिया से भी इसको व्यूज़ मिलते हैं। तो ऐसे में बात आती है कि इस न्यूज़ कलेक्शन से, इस टेलीकास्ट से और जो इंडिया से जो व्यूज़ मिले उनसे जो इनकम अराइज हुई इस न्यूज़ एजेंसी को, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि कोई भी नॉन रेजिडेंट क्या होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट अगर क्या करता है, न्यूज़पेपर पब्लिश करता है या न्यूज़ एजेंसी रन करता है, मैगजीन पब्लिश करता है, जर्नल्स इशू करता है और इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसी, मैगजीन्स और जर्नल्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज़ कलेक्ट की जाती है, कलेक्शन ऑफ न्यूज़, या फिर व्यूज़ मिलते हैं इन इंडिया में उस न्यूज़ को, तो ऐसे में ये जो एक्टिविटी है ये बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी। यह जो है यह बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर देखने में लगता है कि इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट की जा रही है, इंडिया में न्यूज़ देखी जा रही है, तो ऐसे में एक बिजनेस कनेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। इन द केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट बीइंग ए पर्सन engaged in the business of running a news agency or of publishing newspapers, magazines or journals, no income shall be deemed to accrue or arise in India to him through or from activities which are confined to the collection of news and views in India for transmission out of India।
तो कोई भी न्यूज़ यहाँ से कलेक्ट की जाती है जिसका ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया होना है, तो ऐसे में उसके रिगार्डिंग कोई भी इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 क्लोज डी, जिसमें बेसिकली बताया गया है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट मान लीजिए यहां पर एक कंट्री है जर्मनी और ये हमारा भारत है, इंडिया है। अब क्या होता है कि यहां से कुछ लोग आते हैं इंडिया में और शूट करते हैं। कौन सा शूट? फिल्म, कोई मूवी बनाते हैं ये लोग यहां पर आकर, और ये शूट कंप्लीट होने के बाद ये लोग वापस जर्मनी चले जाते हैं और इस फिल्म को, इस मूवी को ये लोग रिलीज करते हैं। तो बात आई क्या इस मूवी से जो इंडिया में बनी है, जिसका कुछ पार्ट इंडिया में बना है, तो क्या उससे जो भी इनकम अर्न हुई है, ऐसे में क्या वह इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिया में आकर अगर कोई भी शूटिंग करता है, सिनेमेटोग्राफी, तो यहाँ पर कोई भी मूवी बनाता है, फिल्म बनाता है, तो ऐसे में जो भी इनकम अक्रू अराइज होगी उस मूवी से, वो इंडिया में डीम्ड टू अक्रू अराइज नहीं मानी जाएगी। इन द केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू सच इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशंस विच आर कन्फाइंड टू द शूटिंग ऑफ एनी सिनेमेटोग्राफ फिल्म इन इंडिया। तो इस नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग कहा गया कि इसको कोई भी इनकम होती है तो वो डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। इसके रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस यहाँ पर बताई गई। वो कंडीशंस क्या है? कंडीशन बताई गई नंबर 1, अगर तो यह नॉन रेजिडेंट एक इंडिविजुअल है तो यह इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। अगर ये इंडियन सिटीजन है तो भले ही ये नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन ऐसे में अगर कोई मूवी इंडिया में शूट की जाती है और वह रिलीज की जाती है तो उससे जो भी इनकम होगी वो डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। तो ऐसे में ध्यान रखें, यह जो नॉन रेजिडेंट है, अगर यह एक इंडिविजुअल है तो ऐसे में यह इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, अगर तो यह एक पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसे में कहा गया कि जो इस फर्म के पार्टनर्स हैं, वो ना ही तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए और ना ही रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। तीसरा, अगर यह नॉन रेजिडेंट एक कंपनी है तो ऐसे में कहा गया कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो ना ही तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और ना ही वो लोग रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ध्यान रखें कि नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में आकर कोई मूवी शूट करता है, कोई फिल्म बनाता है, सिनेमेटोग्राफ फिल्म बनाता है, तो ऐसे में वो जो इनकम है डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। अगर तो यह नॉन रेजिडेंट एक इंडिविजुअल है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। अगर तो वो नॉन रेजिडेंट एक फर्म है तो उसके जो फर्म के पार्टनर हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं होने चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया भी नहीं होने चाहिए। और अगर वह कंपनी है तो ऐसे में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं होने चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया नहीं होने चाहिए। यहाँ पर
आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल वो पहले से ही नॉन रेजिडेंट है, तो ऐसे में वो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई। लेकिन एक फर्म नॉन रेजिडेंट हो सकती है और जो पार्टनर्स हैं वो रेजिडेंट इन इंडिया हो सकते हैं। जी हाँ, पार्टनरशिप फर्म के लिए उसका कंट्रोल देखा जाता है, उसके अफेयर्स देखे जाते हैं, जबकि पार्टनर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में रेजिडेंट इन इंडिया हो सकते हैं, तो इसलिए यहां पर दो कंडीशन रखी गई। तो फर्म क्या होनी चाहिए? नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, और जो पार्टनर्स हैं वो भी रेजिडेंट इन इंडिया नहीं होने चाहिए और इंडियन सिटीजन नहीं होने चाहिए। उसी तरह कंपनी नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए और जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं होने चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कोई भी मूवी अगर इंडिया में शूट की जाती है, उससे कोई भी इनकम अक्रू और अराइज होती है, तो वह डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएंगी। तो ये तो बेसिकली वो ट्रांजैक्शंस थी, वो एक्टिविटी थी जो देखने में तो बिजनेस कनेक्शन लगती हैं, लेकिन वो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी गई हैं। और जब वो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी गई है तो ऐसे में उनसे जो भी इनकम अक्रू अराइज होगी वो डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस, कौन कौन सी एक्टिविटी बिजनेस कनेक्शन मानी जाएंगी। आज हमने डिस्कस किया है कौन कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन कौन सी एक्टिविटी बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएंगी। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन कौन सी एक्टिविटी बिजनेस कनेक्शन मानी जाएंगी। और अगर वो बिजनेस कनेक्शन मानी जाएंगी तो ऐसे में उनसे जो भी इनकम अक्रूअराइज होगी वो डीम्ड टू अक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी और उस पर इंडिया में टैक्स देना होगा।